गायत्री। जैसे ही समर अपने सब्जी का ठेला लेकर बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, तभी पीछे से उसकी पत्नी पूनम ने उसे आवाज लगाते हुए बोला, शाम को आते हुए घर का राशन लेते आना, और हाँ, मुन्ना के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए वे पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबी उल्टी करके दिखाने के सिवा समर के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की लकीरों के साथ सवेरे तो समर अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखते हुए कहा, क्यों ना हम उस प्लाट को बेच दें जिसे बाबूजी ने गायत्री को शादी में देने के लिए खरीदा था। ये सुन समर की माँ भड़कते हुए बोली, बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। गायत्री का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे बाप ने यह तय कर लिया था कि ये प्लॉट गायत्री का है, जो उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। ये सुन समर का छोटा भाई अमर चिढ़ते हुए बोला, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। ये सुनकर माताजी का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से में बोली, मेरा मुंह खुलवा मत। यहाँ कौन नहीं जानता कि गायत्री को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था, और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ के इस कथन से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, ना छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द फूटा, क्योंकि उन दोनों के ही कहने पर गायत्री को गली के नाके से ही लौटा दिया गया था। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई अमर बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या गायत्री कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर उसे पिताजी की मृत्यु तक में हमने उसे बुलाया नहीं, और जब वो खुद से भी आई तो हमने उसे आने नहीं दिया। तो क्या वो अपने भाइयों की परिस्थिति समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए कि कागजात पर उसके साइन लेने के लिए उसे घर तो बुलाना ही पड़ेगा, और थोड़ा बहला फुसला कर उसके आगे अपना दुखड़ा रोना होगा, जिससे उसका मन पिघल जाए और वो कागजात पर साइन करके ही जाए। अमर, समर और गायत्री तीनों भाई बहन थे। गायत्री ने 7 साल पहले किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लिया था। तभी से घर वालों ने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। माँ ने कई बार समझाया कि जो हो गया उसे भूल जाओ और उसे भी एक बेटी की तरह घर आने जाने दो, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन इस कोरोना की मार से जब दोनों भाइयों के सब्जी और फल का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था और घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी, तब उनको अपनी बहन की याद आई, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। गायत्री को बुलाने के लिए पड़ोस के मोहल्ले की गायत्री की दोस्त को बोलकर गायत्री को घर आने का न्योता दे दिया गया। गायत्री बेचारी, जो पिछले 7 सालों से इसी दिन के इंतजार में थी, खबर पाते ही अपने मायके आने के लिए तैयारियां करने लगी। अगले दिन सुबह जब गायत्री वहां पहुंची तो गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई समर के लड़के ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बुआ आ गई, बुआ आ गई। उसकी आवाज सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहे, इसी दुविधा में थे। उनके अंदर का क्रोध उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई अमर और समर अपनी बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। गायत्री अपने घर को नम आंखों से देखे जा रही थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि काश पिताजी भी आज जिंदा होते। खैर, धीरे धीरे सब में बातें शुरू हुई। गायत्री सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी, पर सबको देने में उसे बहुत झिझक महसूस हो रही थी कि क्या पता कोई उसका लाया सामान लेगा भी या नहीं। लेकिन हिम्मत करके सबसे पहले उसने माँ को उनकी साड़ी दी। बेटी द्वारा लाई साड़ी उनको बहुत पसंद आई। अब गायत्री ने अपने दोनों भाभीियों, भाइयों और उनके बच्चों को भी उनका उपहार दिया। सबने खुशी खुशी उसे रख भी लिया। ये देख गायत्री को बहुत अच्छा लगा। शाम को साथ में बैठे बेटी, दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। गायत्री को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। गायत्री उस दिन से यही सोच रही थी कि ऐसा क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। गायत्री ने तिरछी नजर से पति मनोहर की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा या गायत्री का कोई हक था, ना है, नहीं भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर उस प्लाट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगी हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। अब दोनों भाई भी यही सोच रहे थे कि कैसे भी सुबह प्लाट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए।
सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। गायत्री के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे गायत्री? कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और दो लोगों का और खाने पीने का बोझा बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने वर्ष बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। मनोहर जल्दी से गया और एटीएम से कुछ पैसे निकाले। दोनों भाई अपने सब्जी और फल के ठेले से अच्छा कमा लेते थे, लेकिन कुछ दिनों से ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए थे। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन गायत्री के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी, इसलिए गायत्री और उसके पति ने ही 21 दिनों तक घर का खर्चा चलाने का निर्णय लिया। ये सुन दोनों भाई बहुत खुश हो गए और थोड़े शर्मिंदा भी। गायत्री के कहने पर उसके पति मनोहर ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियो पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक भाव से फल और सब्जी खरीद लाए। दोनों की रेडिया अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढककर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजाजी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजाजी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छे से चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी, देखो जी, आपकी गायत्री सच में लक्ष्मी है, उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए और बोल दिया कि लड़का चाहे कितना भी रईस और सीधा क्यों ना हो, हम अंतर्जातीय विवाह हरगिज नहीं करेंगे। खुद हमने ही उसके आगे भागने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। आखिर क्या करती वो। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे खत्म हो गए और वो अपनी बहन के लिए पुराना प्यार फिर से जाग गया। 21 दिन बाद जब गायत्री और मनोहर प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया। लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देख कर बोली, देखा, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। गायत्री वो पेपर अपने भाइयों को लौटाते हुए बोली, भैया, आप लोगों ने मेरी गलतियों को माफ कर हमें दिल से अपना लिया। हमारे लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं है। ये उपहार आप लोगों को मेरी तरफ से है, ऐसा समझिए। बस मुझे फिर कभी पराया मत करिएगा। ये सुन दोनों भाई अपनी प्यारी बहना को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे और इस तरह एक बिछड़ा परिवार फिर से एक हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।